हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी तक हमने इसका प्रियम्बल और पार्ट 1 टू पार्ट 4A ये इसका एक पेयर आप बना लेना। पार्ट 5 से पार्ट 8 का एक पेयर आप लोग बना लीजिए, ये लर्न करने में बहुत इजी रहेगा। इसके बाद में पार्ट 9 से पार्ट 9B का एक पेयर आप बना लीजिए और 10th पार्ट SC/ST एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और 11th पार्ट है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये हम प्रीवियस डिस्कशन में इनको ले चुके हैं, इससे पहले के डिस्कशन में ये सारी बातें आ चुकी हैं। आज हम 264 से 300 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स इस वाले टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो दिया हुआ है ये 264 ये इंटरप्रिटेशन की बात करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दो टर्म्स आएंगे, एक आएगा डेफिनेशन, एक इंटरप्रिटेशन। यानी इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगा, किसके इंटरप्रिटेशन की बात करता है 264। तो इसमें फाइनेंस कमीशन जो 280 में आगे वित्त आयोग दिया हुआ है उसके इंटरप्रिटेशन, उसके निर्वचन की बात की गई है। आर्टिकल 264 देखिएगा, इन दिस पार्ट मीन्स पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दिस पार्ट फाइनेंस कमीशन जो आगे 280 में दिया हुआ है, इन दिस पार्ट फाइनेंस कमीशन मीन्स ए फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। इस भाग में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। और 265 इसमें टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी टैक्स लगाना है तो वो टैक्स कैसे लगेगा, एज पर लॉ लगेगा, मन मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 264 इंटरप्रिटेशन की बात करता है और 265 है ये लॉ की अथॉरिटी, इसके बारे में बात करता है कि जो भी टैक्स लगाएगा वो कोई लीगल अथॉरिटी होना चाहिए। लीगल अथॉरिटी यानी कैसे, या तो वो पार्लियामेंट हो, या वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, या वो लोकल अथॉरिटी हो जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आता है, या वो अदर अथॉरिटी हो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। इनके अलावा कोई भी ऐसे नहीं जिसने मन किया उसी ने टैक्स लगा दिया। जैसे पहले किसी के भी राजाओं के, नवाबों के, ये छोटे मोटे जो ठिकानेदार रावले वाले हैं, इनके टैक्स होते थे कि फलाने जगह का टैक्स है, फलाने इनका टैक्स है, ठिकानेदार का, इन ठाकुर साहब का टैक्स है, वो नहीं चलेगा। कौन लगाएगा टैक्स, अथॉरिटी लगाएगी। अब इसके अलावा आप कह देंगे कैसे नहीं चलता, एक टैक्स चलता है ना, गुंडा टैक्स एक प्रकार से, जो हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं, वो इलीगल है। किसी गुंडे ने कह दिया मेरे को इतने पैसे दे देना, एक प्रकार का टैक्स जैसा ही है, वसूल रहे हैं उससे पैसा, नहीं तो गोली मार दूं। फोन आ जाता है किसी का कि हम फला फला गैंग से बोल रहे हैं और सोना पहनना छोड़ देना। वो एक आदमी सोना पहनता था, उसको धमकी दे दी कि गोली मार देंगे, भूल जाएगा पहनना। ऐसे ही तो कौन वो अथॉरिटी नहीं है। अगर भारत सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा पाया है तो वो लगा सकता है। हर कोई नहीं कि मैं फला आदमी, मैं इसका आदमी, मैं उसका गुर्गा, मैं ये कह रहा हूं इतना पैसा दे देना, ये इलीगल है, इसको लीगल नहीं मानेंगे। तो लीगल कौन सा है, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने इंपोज किया है वो लीगल है। देखिए 265, नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित और संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कोई टैक्स लगाना है तो भी लॉ की अथॉरिटी लगाएगी और उसका कलेक्शन करना है तो भी लॉ की अथॉरिटी करेगी। ऐसे हफ्ता वसूली वाला ये गुंडा टैक्स जो होता है ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश कानून से चलता है। 266 में प्रोविजन किया गया है, consolidated funds and public accounts of India of the state and of the states, यानी भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा, इसके बारे में प्रोविजन 266 में किया गया। बहुत बार पूछा जाता है कंसोलिडेटेड फंड के बारे में कहां डिफाइन किया गया है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 में एक्सप्लेन किया गया है। और 267 में कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, इसके बारे में देखिए 266
Clause 1. Subject to the provisions of Article 267 and to the provisions of this chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proceed of certain taxes and duties to states, all revenues received by the government of India, all loans raised by that government by the issue of treasury bills, loans and wage and means advances, and all monies received by that government in repayment of loans shall from one consolidated fund to be entitled the consolidated fund of India, and all revenue received by the government of a state or loans, जैसे इंडिया का है इसी प्रकार से स्टेट का है, और loans raised by the government by the issue of treasury bills, loans, wage and means advances, and all monies received by that government in repayment of loan shall from the consolidated fund to be entitled the consolidated fund of the state. इसमें इनको स्टेट फंड कहा गया है, राज्य की संचित निधि कहा गया है। हिंदी में देखिए इसको 266 को 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे, इसके बारे में क्लोज 1 है कि अनुच्छेद 267 के उपबंधों, जो आगे 267 आएगा कंटीजेंसी फंड वाला, उसके बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 267 के उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः और भागतः राज्यों को सौंप दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस राज्य के द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार के द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों के द्वारा लिए गए सभी उधार या उधारों के प्रतिसंदाय में उस समय को उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी, जिसको भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। यानी जो भी पैसा गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के थ्रू कलेक्ट किया है वो सारा भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा, और राज्य सरकार उसकी राज्य का कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि क्या, उसको भी इसी में साथ में मेंशन कर दिया कि किसी राज्य सरकार को प्राप्त किसी राजस्व, यानी कोई भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही, और उस राज्य की राज हुंडिया निर्गमित करके, जैसे शेयर्स वगैरह मार्केट में उतार के जो पैसा लेते हैं, राज हुंडिया निर्गमित करके या उधार के द्वारा या कोई उधार लेकर के या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियां या धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी, उसको राज्य की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। यानी जो भी रेवेन्यू और ये हुंडियों से इन सब से जो पैसा आएगा वो सारा भारत की संचित निधि कहलाएगा, और राज्य में भी ऐसा जो भी रेवेन्यू से संचित इन हुंडियों से जो भी पैसा आएगा वो राज्य की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहलाएगा। ये क्लोज 1 में। क्लोज 2 में पब्लिक अकाउंट्स की बात की गई है। 266 का क्लोज 2, ऑल अदर पब्लिक मनीज रिसीव्ड बाय and behalf of the government of India or the government of state shall be credited to the public accounts of India or the public account of the state as the case may be। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां यथास्थिति भारत के लोक लेखों में या राज्य के लोक लेखों में जमा की जाएंगी। ऐसी जो भी धनराशियां आएंगी वो कहां जमा की जाएंगी? पब्लिक अकाउंट्स में, लोक लेखे में जमा की जाएंगी। ये 266 का क्लोज 2 है। 266 का क्लोज 3, नो मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट शैल बी appropriated except in accordance with law and for the purpose and in the manner provided in this constitution। भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान के
संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं। यानी जो भी ये धनराशियां हैं उनमें से पैसा कैसे निकाला जाएगा, ये क्लोज 3 में कहा गया 266 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है उनके अनुसार ही पैसा निकाला जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया, भारत की संचित निधियों पे कौन से खर्चे हैं, ये हमें आर्टिकल 110 यहां पर जो डिफाइन किया गया है कि मनी बिल यानी क्या है, इसके अंदर इन चीजों को वहां मेंशन किया गया है, बताया गया है कि ये खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि पर खर्चे हैं। आर्टिकल 110 आप देखेंगे तो उसमें पहले तो बता रखा है कि ये कंसोलिडेटेड फंड पे भारित खर्चे कौन से हैं। तो इसमें एक तो 110 में जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है इसमें दिया हुआ है, और 112 का क्लोज 3 है, स्पेशली 112 का क्लोज 3 इसमें बता रखा कौन कौन से खर्चे भारत की संचित निधि पे भारित हैं। तो उसमें बताया गया है राष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते मिलेंगे, राज्यसभा के सभापति के नाते और लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के नाते जो भी उनको पैसा दिया जाएगा, कोई ऋण वगैरह लिया गया है उनको चुकाने का, सुप्रीम कोर्ट जजेज के सैलरीज का, ये सारा वहां पर प्रोविजन किया गया है कि ये खर्चे हैं या राज्यपालों के, ये भारत की संचित निधि पे भारित खर्चे होंगे। इस प्रकार का और भी कोई खर्चा जो सामान्यतः इनमें मेंशन किया गया, पार्लियामेंट इसमें और भी कोई मेंशन करती है। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के क्लोज 3 में इसमें दे रखा है कि संचित निधि पे भारित खर्चे कौन कौन से हैं। आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्लियरली है, टू फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित वे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। ये इसके आर्टिकल 112 के क्लोज 3 के सब क्लोज ए बी सी डी ई एफ जी इनमें मेंशन किया गया है। ये भारत की संचित निधि पर भारित खर्चे होंगे, ऐसा क्लोज 266 के क्लोज 3 में भी कहा गया है। इसलिए इसके साथ 112 का क्लोज 3 लिख लीजिए, 202 का क्लोज 3 लिख लीजिए जो स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन है, 229 और 146 और शेड्यूल सेकंड। आप इस जो 266 का क्लोज 3 है उसके साथ में जो चीजें आपको लिखनी है वो लिख लीजिएगा। शेड्यूल सेकंड जो सैलरी से रिलेटेड है वो लिख लो। आर्टिकल 146 लिख लीजिएगा। आर्टिकल 146 में प्रोविजन किया गया है, 146 में जो सुप्रीम कोर्ट जजेज के जो आर्टिकल 146 में है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं, अधिकारी हैं, उनके खर्चे, कर्मचारियों के इनके खर्चे कंसोलिडेटेड फंड पे होंगे। और 229 आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है कि ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के व्यय। तो ये सेकंड शेड्यूल हो गया, आर्टिकल 146 हो गया, 229 हो गया और 112 का क्लोज 3 अभी मैंने आपको बताया। ऐसे 202 का भी क्लोज 3, 112 का खंड 3 है, ऐसे ही 202 का भी खंड 3 है। इसमें भी प्रावधान किया गया है कि कंसोलिडेटेड फंड पे भारित जो खर्चे हैं वो कौन कौन से हैं। तो 203 प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू एस्टीमेट, इसमें 203 का जो क्लोज एक सेकेंड नहीं 203 का क्लोज नहीं 202 का क्लोज 3 है। यस, 202 का क्लोज 3, यस राइट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे 112 का क्लोज 3 था ऐसे 202 का क्लोज 3 है जिसमें दे रखें कि ये खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। तो प्लीज आप इस आर्टिकल 266 के क्लोज 3 के साथ में लिख लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड शेड्यूल
आर्टिकल 146, 229, 112 का क्लोज 3 और 202 का क्लोज 3, ये लिख लीजिए। इन प्रोविजंस में दिया हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि पे भारित खर्चे कौन कौन से होते हैं, ये यहां पे दिया हुआ। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सेकेंड शेड्यूल, आर्टिकल 146, आर्टिकल 229, आर्टिकल 112 का क्लोज 3 और आर्टिकल 202 का क्लोज 3 ये मेंशन करेंगे, आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट और पब्लिक अकाउंट्स, राज्यों की संचित निधि, भारत की संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित है आर्टिकल 266। नेक्स्ट है आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 में इसमें प्रोविजन किया गया आर्टिकल 267 में कंटिंजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि। तो तुरंत कोई खर्चा आ गया, अचानक सुनामी आ गई, अचानक कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, इनसे रिलेटेड जो अचानक ऐसे जो खर्चे आ गए उनको कहां से खर्च करेंगे। तो इसके लिए जैसे हमने 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक फंड बना रखा है, ऐसे यहां पे कंटिंजेंसी फंड है कि भाई कोई भी ऐसी आपदा, कोई ऐसी महामारी या पेंडेमिक जैसे कोरोना आया, ऐसे आने पर हम उस फंड में से पैसा लेकर के खर्च कर सकते हैं। ये 267 देखिएगा, कंटिंजेंसी फंड, इसका क्लोज 1 है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टेब्लिश ए कंटिंजेंसी फंड इन द नेचर ऑफ एन इंटरेस्ट टू be entitled the contingency fund of India into which shall be paid from time to time such sum as may be determined by such law, and the said fund shall be placed at the disposal of the president to enable advances to be made by him out of such fund for the purpose of meeting unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by parliament by law under article 115 and article 116। आकस्मिक निधि संसद विधि के द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी जो भारत की आकस्मिक निधि के नाम से ज्ञात होगी और जिसमें ऐसी विधि के द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 और 116 के अधीन संसद के द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाती है। ऐसा पूछते हैं कि किन की परमिशन से ये कंटिंजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि, इनमें से खर्चा किया जाएगा, किन के अधीन वो रखी जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अधीन वो रखी जाएगी। जैसा आर्टिकल 266 के क्लोज 1 में प्रोविजन किया गया है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऐसा इसका क्लोज 2 है कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट के बारे में प्रोविजन किया गया। इसमें दो आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116। एक बार के लिए इधर देखिए, 115 और 116 ये दो आर्टिकल्स की बात यहां पे की गई है। तो हम ये जो बजट के प्रोविजन हैं ये हमने डिस्कस किए थे, ये वाले 115 और 116 इन दो आर्टिकल को यहां पे अभी मेंशन किया गया था कि आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 इन दो आर्टिकल्स के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड प्रोविजन है 112 से 117। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, एस्टीमेट का है जिसको हम बजट कहते हैं, एप्रोप्रिएशन का है, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट इसके बारे में है। 115 जो अभी यहाँ पे रेफरेंस में आया है तो ये इसके बारे में दिया हुआ है, और 116 लेखानुदान यानी व्हाट्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इनके बारे में। तो ये जिनका प्रबंध यहाँ पर यानी इनको मेंशन किया गया है आर्टिकल 115 और 116, यानी जब तक ये प्रोसेस फॉलो करें
तब तक पैसे की जरूरत होगी तो पैसा कहां से लेंगे, ऐसा इन आर्टिकल्स में भी दिया हुआ 115 और 116 में। तो पैसा कंटिजेंसी फंड में से लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में भाई हमने पिछले साल का जो खर्चा हुआ उसका हिसाब किताब सदन के पटल पे रख दिया आर्टिकल 112 में। अभी हमारा बजट पेश होने वाला है जनवरी में, जैसे यहाँ पे पिछले साल का हिसाब किताब रखा, यहां पर हमने बजट पेश कर दिया कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हम कितना खर्च करने वाले हैं, किस किस हेड में, ये जो हेड बनी हुई है इनमें किस हेड में कितना खर्च करने वाले हैं। तो ऐसा प्रोविजन जो हमने किया है ये यहाँ पे हम देख लेंगे बजट के नेम से। और इसके अलावा अब इसके लिए विनियोग विधेयक यानी जिस हेड में जितना प्रोविजन है उस पर बहस करना, उसको पास करना, इसके अतिरिक्त कोई आवश्यकता हो तो ये, फिर वोट्स ऑफ अकाउंट ये। तो ये जो फाइनेंशियल प्रोसीजर फॉलो होने में जो प्रोसीजरल डिले हो रहा है, इस प्रोसीजरल डिले के दौरान जिस पैसे की आवश्यकता हुई वो पैसा कहां से लेंगे, वो पैसा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267 में से लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया में समय लगता है। तो देश तो समय प्रोसीजरल डिले का समय के लिए पैसा खर्चा तो रुकेगा नहीं, वो तो निरंतर हो रहा है। तो उसके लिए यहां पर प्रोविजन किया गया है कि कंटिजेंसी फंड से वो पैसा लेकर के उस काम को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा 267 में मेंशन किया गया है। 267 के क्लोज 1 में मेंशन किया गया। 267 का जैसे क्लोज 1 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करता है, ऐसे 267 का क्लोज 2 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की कंटिजेंसी, ये कंटिजेंसी 267 का क्लोज 1 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भारत की आकस्मिक निधि की बात करता है। ऐसे 267 का क्लोज 2 कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की संचित निधि, राज्यों की आकस्मिक निधि, संचित निधि नहीं आकस्मिक निधि की बात करता है। संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड 267 में आ गया, आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड 267 में। 267 का क्लोज 1 इंडिया के कंटिजेंसी फंड की बात करता है और ये क्लोज 2 स्टेट के कंटिजेंसी फंड की बात करता है। देखिए क्लोज 2, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ स्टेब्लिश कंटिजेंसी फंड इन द नेचर ऑफ एन इंपॉर्टेंट टू बी एंटाइटल द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, यही बात मैंने अभी आपको बताई, इनटू वी शैल बी पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सच सम्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय सच लॉ एंड द सेड फंड shall be placed at the disposal of the government of the state to enable advances to be made by him out of such fund for the purpose of meeting unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by the legislature of the state by law under article 205 and 206। राज्यों का विधानमंडल विधि के द्वारा अग्रदाय के रूप में एक ऐसी आकस्मिक निधि की स्थापना करेगा जो राज्य की आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट कहलाएगा, इसके नाम से ज्ञात होगा, जिसमें ऐसी विधि के द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 और 206 जैसा अभी हमने आर्टिकल 115 और 116 देखा था, उसी प्रकार से 205 और 206 के बारे में यहां बात की गई है। आर्टिकल 205 में प्रोविजन किया गया है, 205 में सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, अनुच्छेद 205 में प्रावधान है अनुपूरक, अतिरिक्त और अधि अनुदान, और 206 में प्रोविजन किया गया वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में। इसमें राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक, यानी जो प्रोसीजरल डिले होगा उसके लंबित रहने तक ऐसी निधि में से, कैसी निधि, आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड जो आर्टिकल 267 में जिसका प्रोविजन किया गया है, ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्य के मामले में राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के व्ययनाधीन होगी। यह पूछा जाता है। आर्टिकल 267 का क्लोज 1 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करता है जो प्रेसिडेंट के अधीन रहता है, और 267 के क्लोज 2 में
कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट की बात की गई है जो राज्य के राज्यपाल के अधीन रहता है। ये दोनों ही आर्टिकल 267 के क्लोज 1 में 115 और 116 के बारे में, 267 के क्लोज 1 में 115 और 116 का प्रोविजन किया गया है। मेंशन किए गए हैं कि ये वाला जो कंटीजेंसी फंड है वो राष्ट्रपति के तहत होगा, और इधर 205 और 206 इसका 267 के क्लोज 2 में कहा गया है। तो ये कंटीजेंसी फंड है, ये राज्य के राज्यपाल के अधीन होता है। तो ये जो प्रोविजन किए गए हैं आर्टिकल 264 से लगा करके और 267 तक, ये जनरल प्रोविजन है फाइनेंस के। इसका चैप्टर 1 है जनरल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। इसके बारे में ये 264 में हमने इंटरप्रिटेशन क्या है इसको डिस्कस किया, और 265 में टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। 266 इसका कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि, भारत और राज्यों की संचित निधि के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें 266 का क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 ये दिए हुए। 267 में 2 क्लोजेज हैं। इसका क्लोज 1 बात करता है भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और 267 का क्लोज 2 बात करता है कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, राज्यों की आकस्मिक निधि की बात करता है। तो ये जनरल प्रोविजन है फाइनेंस के 264 से 267। कुलदीप 267 ये जनरल प्रोविजन हमने फाइनेंस से रिलेटेड जनरल प्रोविजन 264, 265, 266 और 267 में डिस्कस किए हैं। आप में से किसी को भी डाउट हो, कोई बात आप इन बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, फाइनेंस के जनरल प्रोविजन से रिलेटेड आर्टिकल 264 से 267 तक का ये डिस्कशन हमने किया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि ऐसे सूचनात्मक या इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें। नमस्कार।